अच्छा जी, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 16 है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू राइट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, आरटीसी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। कि अगर आपको कुछ लाइंस आ जाती हैं पेपर में, तो फिर आपने उन लाइंस को रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से किस तरह आपने एक्सप्लेन करना है। तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से इफेक्टिव वे से अपना जो है ना ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आप फर्ज करें कि ये लाइंस आपको आ गई हैं पेपर में। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट, हाउ कैन दे डांस। तो कोई बता सकता है कि ये कहाँ से ली गई हैं? सर ये पोइम लैयर्ड से ली गई है। लैंग्वेज से ली गई, ठीक है ना। सर ये लैयर्ड से ली गई है। उसमें जो नोट्स मैंने आप लोगों को सेंड किए ना, उनमें देखिएगा कि हर पोएम का कॉन्टेक्स्ट अलग है। ठीक है, और आपको मैंने हर पोएम का एक एक क्वेश्चन ही करवाया है, ऐसे ही है ना। जी सर। नो कंटेक्स्ट अलग है जी और सर। हर पोएम का एक ही क्वेश्चन किया है आपने। रेफरेंस कैसे लिखना है वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट हर पोएम का अलग है, वो आपने याद कर लेना है। और जो आपको मैंने क्वेश्चन एक एक प्रिपेयर करवाया है ना, उसी में से आपने एक्सप्लेनेशन निकालनी है। बात बात फॉलो कर रहे हैं। जी सर जी। 3 जी सर। रेफरेंस आएंगे पोएट्री में से और 2 आएंगे वन एक्ट प्लेज में से, ठीक है। तो आपके 3 रेफरेंस जो है ना वो पोएट्री में से हल हो जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिखना है अपने रेफरेंस। तो सबसे पहले आपने आपने शीट पता क्या करना है। आपने शीट के लेफ्ट साइड पे आपने मार्जिन लगा है, जैसे ये आपकी शीट है, ठीक है ना। तो आपने ब्लैक मार्जिन में, कोई भी हो, ब्लू हो ब्लैक हो, इस तरह कर, ठीक है। ले, अच्छा ये अपने मार्जिन इस तरह, क्योंकि ये थोड़ी सी वो दूसरी शीट है पोर्ट्रेट, आपको जो मिलेगी वो लैंडस्केप होगी, जिसको यूनिवर्सिटी शीट कहा जाता है। सही है। अच्छा आपने लेफ्ट साइड में मार्जिन लगाना है, आपने राइट साइड में मार्जिन नहीं लगाना। अब देखिए जरा, मैं इसके राइट साइड पे लगाता हूँ तो फिर क्या होता है। ये राइट साइड में मार्जिन बहुत बच्चों वाला लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग नाइन रहा है टेन सर। फर्स्ट है नहीं। तो आपका ये लेवल नहीं है, आपका लेवल है यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने क्या करना है, ओनली ड्रा मार्जिन लाइन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर शीट, ठीक है। तो आपने राइट वाला मार्जिन हटा देना, देखें कितना अच्छा लग रहा है अभी। सही है। ओके जी, अब ये मार्जिन लग गया, ठीक है। ये देखें, सही है। अच्छा, अब इस मार्जिन के साथ ही आपने लिखना है, ये लाइंस आ गई सही। आपने लिखना है रेफरेंस, REFERENC, ठीक है। इस तरह आपने लिख कर, कोई जरूरी नहीं कि आप मार्कर के साथ लिखें, ठीक है ना। बस बॉल पॉइंट से लिख लीजिए जिससे आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। ज्यादा करेंगे तो इसको जैसे अंडरलाइन कर लें, बस बात खत्म। कोई फुट से फुट्टे से हाशिए शेडिंग, ठीक है ना, सिलाई कढ़ाई तो बिल्कुल आपने करनी ही नहीं है ना। और राइटिंग भी आपने इस तरह लिखनी है कि पढ़ी जाए, कोई आपने वहाँ पे पेंटिंग नहीं करनी। सही है। ना कोई प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं, ना कोई फुल बूटे डालने के नंबर होते हैं, और ना कोई बड़ी उम्दा राइटिंग के नंबर होते हैं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, ये आपने रेफरेंस लिखा, और इसको लिखना ये होता है, दीज लाइन्स हैव बीन taken from the poem, आगे पोएम का नाम,
अच्छा, वो एक बच्ची ने पेपर चेक किया, करवाया, तो वो ये लेयर मतलब उसने कीवर्ड निकाले हुए थे। लेयर को उसने मतलब बाकी जो है ना वो लाइन लिखी हुई थी ब्लू में, और लेयर को उसने पोएम का नाम जो है ना उसको कीवर्ड बनाया हुआ था, और वो ब्लैक पॉइंटर से लिखा हुआ था। तो ये कोई जो बच्चा ऐसा करता है, क्या वो बताएं टाइम पे पेपर सॉल्व कर लेता है, अटेम्प्ट कर लेगा? कभी नहीं करेगा, उसे पेपर हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। और लेयर को ब्लैक में लिखने का कोई एग्जामिनर को तो खुशी नहीं मिलती, मुझे तो चिढ़ आती है। अब बाकी पता नहीं कोई पागल एग्जामिनर होगा जो वो बड़ा खुश होता होगा। ठीक है ना। तो ये फजूल बातें हैं जी, कीवर्ड निकाले होते हैं। ठीक है ना। पेपर के बीच में ना ब्लैक पॉइंटर से वो कुछ लफ्ज लिखे होते हैं। सदके जाऊं पढ़ाने वालों के ऊपर और बताने वालों के ऊपर, और ये असूल और स्टैंडर्ड और ये कवानीन बनाने वालों के ऊपर। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लेयर, रिटन बाय या कंपोज्ड बाय? कंपोज बाय। अच्छा जी, कौन है इसका पोइट? WH डेविस। ठीक है ना, या विलियम हेनरी डेविस पूरा लिख लें, या WH डेविस। ठीक है, ले ये आपका रेफरेंस हो गया। ये टू मार्क्स है इसके। सही है। अच्छा जी, उसके बाद आपने लिखना है कॉन्टेक्स्ट, और इस तरह ही मतलब कि एक लाइन छोड़ के नीचे आपने CONTEXT कॉन्टेक्स्ट, इस तरह कॉलन डाल लें, इस तरह। ठीक है ना। ये आप कर लें, अंडरलाइन कर लें, सिंपल सा टेढ़ा मेढ़ा अंडरलाइन कर लें, बस अंडरलाइन कर लें, नुमाया हो जाएगा वो। सही है ना। और इधर भी लिखने की जरूरत नहीं है कि लाइन से बाहर आप लिखें, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, कॉन्टेक्स्ट में पूरी पोएम का एक सेंट्रल आइडिया, एक खाका सा आपने देना होता है। ठीक है ना। इन दिस sonnet the poet laments, यानी कि रोता है, वीप करता है, at the busy life of a modern man who has no time to enjoy the beauties of nature। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस ज्यादा चलता है, इस पे ग्रिप कर लें। ठीक है। ब्यूटीज ऑफ नेचर। ही passes a difficult life। ठीक है। the poet says that he must have some spare time to see the beauties of nature, to get rid of sorrows and tensions of life। ठीक है ना। लो, इतना काफी है, 5 या 6 लाइन्स का, 5 to 6 लाइन्स। ठीक है ना। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, यहाँ तकरीबन 6 बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये रेफरेंस हो गया जी। अब देखना दूर से भी पता चल रहा है कि रेफरेंस भी लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। जरूरी नहीं कि आप उसको मार्कर से या हेडिंग दें या उसको फुल बूटे डालें। ठीक है ना, पता चल रहा है। अच्छा जी, अब आपने लिखना है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसी तरह ही आपने
एक हेडिंग देना है एक्सप्लेनेशन, EXPLANATION, ठीक है। ले लो, ये नुमाया भी हो गया है, सिर्फ मैंने नीचे वो लाइन ड्रा की तो नुमाया हो गया है, सही है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में आपने जो गिवन लाइन है उसके ऊपर ही फोकस करना है। नो टाइम टू टेल ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच और फीट हाउ कैन दे डांस, ठीक है ना। ब्यूटी ये पर्सोनिफाई आ गया है, पर्सोनिफिकेशन एक ना आपने इसको डिफाइन करना है, और दूसरा उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है। और ये जो ब्यूटी डांस है ये क्या है, 2-3 चीजें हैं, सही है। अच्छा, इन लाइंस को आपने इस तरह डिफाइन करना है, शुरू आपने यहाँ से करना है। इन द गिवन लाइंस, इन द गिवन लाइंस the poet personifies the beauty of natural objects। बात फॉलो कर ली? जी सर। जी सर। ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। The elements of nature are dancing with full excitement, ठीक है। Nature welcomes us with a smiling face, ठीक है। But sorry to say that modern man has no leisure time to enjoy the beauties of nature। अच्छा, अगर हम इसको ना यहाँ तक रखते हैं, अब देखिए इसमें होता क्या है, ठीक है ना। ठीक है, ये देखिए मैं इसको एक दूर से व्यू आपको दिखाता हूँ, यानी कि अब ये मतलब कि बुरा लग रहा है, यहाँ से देख, मतलब कि ये देखिए ना, ये इसमें एक खराबी क्या है जो मुझे नजर आ रही है, वो ये है। अब लेकिन टिपिकल जो पाकिस्तानी लोग होते हैं ना, वो जिनके पेट बड़े हुए होते हैं, मुंह पतले छोटे, पेट बड़े बड़े गोल मटोल, बीच में से नाशपाती पेट, ठीक है, और टांगे सुकड़ू सी, सही है। तो वो बंदा कितना भद्दा लगता है नहीं, कि मुंह सुकड़ा सा हो और पेट जो है वो नाशपाती की तरह हो और टांगे सुकड़ू सुकड़ू सी हो, तो ये भी ऐसे ही बन गया है, सही है। मतलब ये बताने की बात ये है कि 2 लाइंस का रेफरेंस 5 या 6 लाइंस का कॉन्टेक्स्ट और 7 लाइंस का, मतलब जितना आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना है ना, उससे 1-2 लाइन आपने एक्सप्लेनेशन की ज्यादा लिखनी है, ठीक है ना। अब मैं अगर मैं इसमें 2 लाइन और बढ़ा लेता हूँ ना, फिर मैं इसको आपको जरा जूम करके दिखाऊंगा, तो फिर ये देखिए ये वैसे ही बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। फिर ये कि इसकी नेचुरल इसमें लुक आ जाएगी, नेचुरल फिजिक बन जाएगी इसकी, ठीक है ना। यानी ये एक ऐसा लड़का जो बॉडी बिल्डर हो, जिसकी बड़ी बॉडी बड़ी शेप में हो, सही है, वो अच्छा लगे, वो कुछ भी पहन लेगा वो अच्छा लगेगा, सही है ना। शलवार कमीज पहन लेगा, उसमें अच्छा पैंट शर्ट पहन लेगा, उसमें पैंट कोट पहन लेगा उसमें, ठीक है ना। तो बस आपने ये इस चीज का ख्याल रखना है, जो इसका जो है ना एस्थेटिक सेंस जो होता है, जो इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट का, कि जो आप लिख रहे हैं ना उसकी एक मतलब कि ये नहीं जरूरी नहीं कि राइटिंग बड़ी अच्छी हो, उसकी एक हैसियत और उसका एक अट्रैक्शन बड़ी अच्छी बने, लुक अच्छी रहे वो,
ओवरऑल जो पेपर है वो देखे कि इसने बड़ी नफासत से लिखा हुआ। मैंने अक्सर बहुत से स्टूडेंट देखे हैं जो कि मतलब कि राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो उन्होंने इतने बैलेंस वे से लिखा होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे बड़े प्रीसाइज वे से उन्होंने किया हुआ है, नाइस तरीके से उसने किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज का आपने ख्याल रखें। अच्छा, अब मैं इस पे थोड़ा सा और इजाफा कर दूं, फिर देखिएगा इसकी जो लुक है वो बड़ी अच्छी बैलेंस इसमें आ जाएगा। अच्छा जी, हैज नो लेयर टाइम टू एंजॉय द ब्यूटीज ऑफ नेचर, ठीक है। एक मिनट, ऊपर लाइन क्या थी ये, नो टाइम टू टेल हिज ब्यूटी, but sorry to say that modern man has no leisure time to enjoy the beauties of nature. This is why he is passing a problematic life. ठीक है, problematic life, ठीक है। He should enjoy nature to have a carefree life। ले, ठीक है। अब तकरीबन इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना, वो जो बात 2 लाइन्स के अंदर लिखी हुई थी उसको मैंने 5, 6, 7 लाइन में इसको कर दिया, ठीक है ना। अब देखेंगे, अब जरा इसको दूर से देखिएगा, ठीक है ना। अब जरा इसमें एक वो नेचुरल सी लुक आ गई है। थोड़ा सा अगर मैं एक लाइन इसमें और लिखूंगा ना तो ये और प्यारा लगेगा, क्योंकि रेफरेंस थोड़ा कम, कॉन्टेक्स्ट उससे ज्यादा, एक्सप्लेनेशन उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ज्यादा बेहतर हो जाना, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक लाइन का इजाफा करता हूँ तो ये और बेहतर हो जाएगा, एक लाइन सिर्फ, ठीक है। अब देख लेते एक लाइन क्या क्या ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। ये चीज जो है ना, ये बैलेंस, ये प्रिसीजन जो है, ये उस एग्जामिनर को खुश करेगा, फुल बूटे खुश नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा, प्रॉब्लमेटिक लाइफ, ही शुड एंजॉय नेचर टू हैव अ केयर फ्री लाइफ, ठीक है ना। दिस इज अ बेस्ट वे टू पास लाइफ इन मॉडर्न इरा, ERA, जदीद दौर, मॉडर्न इरा, ठीक है। अच्छा जी, लेंगे। अब इसमें कुछ भी नहीं किया, बस एक फजूल सी लाइन हमने ऐड कर ली है। तो अब देखिए, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा बेहतर हो गया, सही है। तो आपने ना इस चीज का ख्याल रखना है, ये नहीं कि आपने रेफरेंस जो है वो 2 लाइन का लिखा, कॉन्टेक्स्ट में पूरी समरी लिखा है, और बच्चों के पास एक्सप्लेनेशन के लिए लिखने को होता ही कुछ नहीं, क्योंकि पूरा कुछ वो समरी तो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में लिख दी होती है, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वो मतलब ऊपर से जो है वो पतलू सा मुंह, पेट मोटा सा उसका बना लेते हैं, और नीचे 2-4 लाइन लिखे, वो देखने में इतना भद्दा लगता है, ठीक है ना, कि वो एग्जामिनर समझता है ये तो फजूल ही है बस, सही है ना। उसने चेक, वो तो चेक ही नहीं करता है, ऐसे रफ सा चेक करके 2 टिक लगा लिए, 3-4 सर्कल लगा लिए, और 6 में से 2 नंबर दे दिए या 1 नंबर दे दिया, ठीक है। तो ये आपने इसके प्रिसीजन का, इसके बैलेंस का जो है ना वो बड़ा ख्याल रखना है। बार फॉलो कर रहे हैं।